उसको सबके सामने गांव के बीच ले जाके मारा था। उसको बेल्टों से मारा, डंडों से मारा, जब तक कि वो बिल्कुल बेहाल नहीं हो गई। उसको इंसानी मल खिलाया गया सबके सामने। स्वागत है आपका फिर से एक बार द द डायरीज के एक और एपिसोड में, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी स्टोरी जो एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और लिखी है हमारे राइटर मिस अनुश्री बासु ने। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ। अब आप में से कई लोग स्पॉटिफाई पर जाकर भी हमें उतनी ही प्यार, उतना ही मोहब्बत दे रहे हैं। जो नहीं गए हैं अभी तक स्पॉटिफाई पे, मेरी उनसे इल्तिजा है कि प्लीज़ स्पॉटिफाई पे जाके द ड डायरी सर्च करके उसको फॉलो भी करें और वहाँ पर भी हमारी कहानियाँ सुन सकते हैं। आप वहाँ पर देखने के बजाय सिर्फ अपना स्पॉटिफाई पे ऑन करके हेडफोन लगा के आराम से सुन भी सकते हैं। तो एक ही एडवांटेज है, प्लीज़ वहाँ पर भी ऐसी ही मोहब्बत, ऐसा ही प्यार दिखाइए। आज की कहानी उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या उनको ज़्यादा पसंद आएगी जो लोग बाइकिंग का शौक़ रखते हैं, जिनके लिए बाइकिंग सिर्फ एक ट्रैवल मोड नहीं है बल्कि पैशन है। जो लॉन्ग ट्रिप्स पर जाना पसंद करते हैं, जो पहाड़ों पर बाइक से जाते हैं, घंटों घंटों बाइक चलाना पसंद करते हैं, जिनके लिए बाइक को संभाल के रखना उनकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है। और ये मेमोरीज़ जो अपने बाइकिंग ट्रिप पे बनाते हैं दिल के सबसे नज़दीक होती हैं। लेकिन कहा यह जाता है कुछ रोड ऐसे होते हैं जहाँ पर बाइकर्स ना जाएं तो ही बेहतर है, और दूर से ही उसके बारे में बात करें तो ही अच्छा रहता है। इस दुनिया में बहुत सारे हाईवेज ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बाइकर्स के लिए न सिर्फ ख़तरनाक हैं बल्कि हॉन्टेड भी हैं। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसको बाइकिंग बहुत पसंद थी। आज की कहानी है दीपांकर की, जिसने बहुत अरसे बाद बहुत शिद्दत से पैसे बचा बचा के अपनी फेवरेट बाइक आरी हिमालयन 411cc ली थी और सितंबर 2017 में वो अपनी गर्लफ्रेंड स्मृति के साथ एक ट्रिप पर गया था। लेकिन वो ट्रिप उनकी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक ट्रिप होगा ये उसने सोचा भी नहीं था। दीपांकर और स्मृति को तकरीबन 4 साल एक दूसरे के साथ हो चुके थे। दीपांकर को अभी कल ही की बात लगती है कि 4 साल पहले वो स्मृति से एक कज़न की वेडिंग में किसी के थ्रू मिला था और वहाँ देखते उसको अच्छी लगी थी। उन दोनों ने बातचीत करी थी और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में आ गए थे। 4 साल से वो एक साथ दूसरे के साथ थे। अब तो पेरेंट्स भी दोनों के एक दूसरे को जान गए थे, पहचान गए थे और कहीं ना कहीं अप्रूवल भी मिल गया था। तो अब ये रिलेशनशिप एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ चला था। स्मृति को और दीपांकर को दोनों को बाइकिंग का शौक था। तो ये बड़ी एक ब्लेसिंग थी दीपांकर के लिए कि ये दोनों मिलकर कई सारे बाइकिंग ट्रिप कर रहे थे। देहरादून से कभी मनाली का ट्रिप, कभी चोपटा का ट्रिप, कभी हरसील, तो कभी मुंशियारी, ये सारे ट्रिप बाइक पर वो कर चुके थे। और पहला ट्रिप जो रिलेशनशिप में आने के बाद किया था वो था देहरादून से अमृतसर का। और वो ट्रिप शायद दोनों के लिए बहुत स्पेशल ट्रिप रहा था क्योंकि दोनों साथ में पहली बार ट्रैवल कर रहे थे 2017 में, जब उनको ऑलरेडी 4 साल साथ में हो चुके हैं। अब दीपांकर ने अपने रिलेशनशिप को एक नए पड़ाव पर ले जाने का फैसला किया। उसने स्मृति की मदर के साथ जाके सीक्रेटली अपनी फैमिली और उसकी फैमिली को बता के, लेकिन स्मृति से छुपा के एक रिंग खरीद ली थी। वो चाहता था कि अगला ट्रिप जो उनका नेपाल का प्लान था वहाँ जाकर वो उसको प्रपोज करे। और अप्रैल में 2017 में जब उसका प्रमोशन हुआ था तब उसने ये प्लानिंग शुरू कर दी थी कि वो अपनी नई बाइक खरीदेगा जो उसकी ड्रीम बाइक थी, रॉयल एनफील्ड हिमालय 411cc। और जब भी वो ट्रिप पे जाएंगे साथ में तब वो उसको वहाँ पर फाइनली प्रपोज करेगा। 19 सितंबर 2017 दीपांकर और स्मृति अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक पर देहरादून से निकलते हैं तत्तोपानी नेपाल जाने के लिए। उनका रूट बहुत सिंपल था। पहले वो देहरादून से जाएंगे हल्द्वानी, हल्द्वानी से आगे जाएंगे गोरखपुर होते हुए बॉर्डर क्रॉस करेंगे, काठमांडू जाएंगे, काठमांडू से फिर वो आगे जाएंगे अरनी को हाईवे लेते हुए सीधा तत्तोपानी जाएंगे।
तो पहला स्टॉप ओवर इनको करना था लखनऊ, लखनऊ के बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद बॉर्डर क्रॉस करके काठमांडू, वहाँ पर स्टे था। फिर अरनिको हाईवे पे बीच में एक जगह पड़ती है दुलाल घाट, वहाँ से फिर तत्तोपानी फाइनली। तो ये ट्रिप पूरा बना था। काठमांडू पहुँच गए, 22 सितंबर वो लोग काठमांडू में थे। 22 सितंबर को उनका प्लान ये था कि थोड़ा सा घूम फिर के शॉपिंग करके काठमांडू की जो मार्केट्स हैं उसको घूम के तकरीबन दोपहर के बाद यहाँ से निकलेंगे। दुलाल घाट काठमांडू से तकरीबन 2-2.5 घंटे दूर है, वहाँ पर थोड़ा सा स्टे करेंगे, स्टॉप ओवर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तत्तोपानी निकल जाएंगे। और काठमांडू से निकलने के बाद बीच में भक्तापुर रुककर चाय पानी का इनका प्लान था, फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। लेकिन शायद स्मृति और दीपांकर दोनों ही इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे उनके साथ आगे क्या होने वाला है। हालांकि इतने सारे ट्रिप्स करने के बाद उनको बाइकिंग ट्रिप्स का काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था और उनको ये सब पता था कि अपने साथ कौन से गियर्स रखने हैं, कौन सी चीज़ें रखनी हैं, वेदर कैसे प्लान करना है, क्या रूट्स होने चाहिए, क्या कंटिजेंसी होनी चाहिए, सब कुछ प्लान था। लेकिन कई बार प्लान करने के बावजूद आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये काठमांडू से निकले, भक्तापुर रुके, वहाँ शाम की चाय पी, थोड़ा व्यू एंजॉय किया और फिर वहाँ से दुलाल घाट निकल पड़े। बीच में बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई थी, आसमान हल्का हल्का काले बादल से घिर चुका था। दोनों को पता था कि आगे शायद मौसम ख़राब होगा, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं कर रहे थे। और जैसे जैसे वो आगे बढ़े बारिश तेज़ होने लगी थी। बहुत तेज़ बारिश जब एकदम से पड़ी तो उसने बाइक साइड में लगाई, अपने गियर में से दोनों की जैकेट निकाली, दोनों ने जैकेट पहनी, पूरा उसको ऊपर तक जिप किया ताकि पूरा क्लोज हो जाए। उसके ऊपर हेलमेट लगाया गया। दीपांकर ने हेलमेट उसका चेक किया, हेलमेट सही है। ये वो हेलमेट है जो दीपांकर ने स्मृति को गिफ्ट किया था अपने पहले बाइकिंग ट्रिप पर, और वो जैकेट है जो उसने उस हेलमेट के साथ गिफ्ट करी थी। दोनों पे स्मृति का नाम लिखा हुआ है। अब वो जैकेट पूरी ऊपर तक जिप हो चुकी है, हेलमेट पहन चुके हैं दीपांकर में, अपना भी सारा गियर चेक किया और दोनों फिर से बाइक पर बैठकर निकल पड़े, क्योंकि ख्याल ये था कि यहाँ से दुलाल घाट ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ ऑलरेडी एक गेस्ट हाउस बुक हो चुका है, वहाँ जाना है तो मौसम भी अवॉइड हो जाएगा और फिर सुबह वहाँ से निकलना है। लेकिन रास्ते में जब ये अरनिको हाईवे पर सीधा सीधा चल रहे थे मैप्स फॉलो करते हुए, बारिश अचानक से तूफ़ानी बारिश में तब्दील हो गई। इस तरह से तूफ़ानी बारिश आ रही थी कि इस वक्त विजिबिलिटी और राइडेबिलिटी बहुत मुश्किल हो गई थी दीपांकर के लिए। उसके बिल्कुल आँखों के सामने वाइज़र पर पानी पड़ रहा था टेढ़ा होके, और क्योंकि वो बाइक चला रहे थे और क्योंकि वो हवा को, पानी को कहीं से चीरते हुए निकल रहे थे, जो कि अब बाइक चलाते हुए होते हैं, जब बारिश में आप बाइक चलाते हैं तो सीधा उसके वाइज़र पर बूंदें पड़ रही थीं और बहुत तेज़ पड़ रही थीं। हालांकि गियर पूरा सही था, पानी उसमें घुस नहीं सकता था, लेकिन न जाने क्यों और न जाने कैसे इस अच्छे नए गियर में, और जिसको चेक कर चुके थे, उस गियर में पानी अंदर घुस गया था। पानी अंदर ऐसे घुसा कि वो जैकेट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता टी शर्ट भिगानी शुरू करी। ग्लव्स जो पहन रखे थे बाइकर के, उस ग्लव्स में भी पानी घुस रहा था आहिस्ता आहिस्ता। और ऐसे दोनों जो है थोड़े से ऐसे कंडीशन में पहुंच रहे थे कि अब इनके लिए ड्राइव करना और राइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ठंड लगने लगी थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, पानी बहुत तेज़ गिर रहा था। उसी तेज़ बारिश में स्मृति पीछे से चिल्लाकर उसको बोलती है, हमें रुकना पड़ेगा दीपांकर, कहीं रुक जाओ प्लीज़। दीपांकर को फेंट सा सुनाई देता है, क्योंकि इस वक्त पानी इतनी तेज़ उसके सर पे पड़ रहा है कि उसको सिर्फ बूंदों की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन फिर भी वो समझ जाता है और सिर्फ सर हिलाता है और थोड़ा सा थ्रॉटल रिलीज़ करके हल्का करके बाइक को चारों तरफ देखने लगता है कि कुछ ऐसी जगह मिल जाए, कोई ऐसा शेड मिल जाए, कोई बस स्टॉप मिल जाए, कोई टीन की छत मिल जाए कि उसके नीचे थोड़ी देर खड़े हो सकें जब तक बारिश नहीं रुक जाती। लेकिन दूर दूर तक कुछ ऐसा मिल ही नहीं रहा था और विजिबिलिटी और ख़राब होती जा रही थी, बारिश और तेज़ होती जा रही थी और अब ये हालत थी कि उसके हाथ कांप रहे थे बाइक चलाते हुए।
तो इनको जल्दी ही कहीं ना कहीं रुकना बहुत ही ज़रूरी हो गया था कि अचानक बाइक की हेडलाइट पर स्मृति की नज़र पड़ती है राइट साइड के एक हल्के से टीले के ऊपर एक मकान पर। उस मकान की हल्की सी सिर्फ परछाई नज़र आई थी हेडलाइट में, तो एकदम से उसने दीपांकर को पॉइंट आउट किया, उसके शोल्डर पे हाथ रखते कि वो देखो वहाँ है कुछ। इस वक्त इनकी हालत समझने की कोशिश कीजिए। बारिश बहुत तेज़, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो, बिल्कुल अनजान जगह जहाँ पहले कभी आए नहीं, ना किसी को जानते हैं ना पहचानते हैं। और ऐसी जगह पर अगर कोई भी पहली चीज़ आपको ऐसी दिखेगी जहाँ आप थोड़ी देर रुककर इस मौसम से निजात पा सकें, तो आप वही करेंगे। दीपांकर ने भी वो फैसला वहीं पे ले लिया था कि उसको इस घर की तरफ मुड़ना है। वो हल्के से बाइक को स्लो करते हुए थोड़ा सा उसको ऑफ रोडिंग करनी पड़ी, और बट क्योंकि ये आरी हिमालय है तो ऑफ रोडिंग की इतनी इसको प्रॉब्लम नहीं थी। इसने मट्टी में उतार दी। अब मट्टी में आहिस्ता आहिस्ता स्किड कर रही है बाइक, लेकिन ये क्योंकि एक्सपीरियंस बाइकर है तो बाइक को संभाल के आराम आराम से चला रहा है। इसके जहन में सिर्फ एक टारगेट है कि मुझे उस घर तक पहुंचना है, क्योंकि स्मृति इस वक्त कांप रही थी। उसको रेयर व्यू मिरर में दिख रहा था कि उसने उसको पकड़ रखा है और वो कांप रही है। वो इतना जानता था स्मृति के बारे में पिछले 4 साल में कि जब स्मृति नर्वस होती थी, एंग्शियस होती थी, तो ज़ोर से उसकी जैकेट पकड़ लिया करती थी, और जब उसको बहुत अच्छे से राइड पसंद आ रही होती थी तो वो गाना गाना शुरू करती थी। लेकिन इस वक्त हेलमेट होने के बावजूद, वाइज़र बंद होने के बावजूद उसको कहीं ना कहीं स्मृति के आव भाव समझ में आ रहे थे कि इस वक्त स्मृति बहुत डरी हुई है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मडी रोड पे चलता हुआ, पगडंडी पर चलता हुआ उस घर की तरफ अप हिल पहुंचा, और जैसे ही उसके सीमेंटेड स्टेप पर पहुंचा वहाँ उसने बाइक रोकी और बाइक से उतरा। आमतौर पर होता यह है कि जब आप बाइक चला रहे होते हैं ऐसी बारिश में, तो कहीं ना कहीं बाइक चलाने की वजह से, स्पीड में होने की वजह से और हवा को चीरने की वजह से बारिश तेज़ लगती है, कभी कभी उतनी तेज़ होती नहीं। लेकिन यहाँ पर बाइक रुकने के बावजूद ये तूफान बहुत बहुत तेज़ और बहुत हवा के साथ ये बारिश हो रही थी, उसको समझ में आया। बाइक बंद करी और लाइट बंद करी, लेकिन जैसे ही लाइट बंद करी बिल्कुल गुप अंधेरा हो गया था। ऐसा अंधेरा जिससे एकदम से डर लगा। तो उसने उसी वक्त बाइक की लाइट्स ऑन कर दी और स्मृति को अंदर जाने को बोला। जब स्मृति स्टेप्स पर चढ़कर गेट के पास पहुंच गई, तब उसने बाइक बंद करी और ख़ुद भी फटाफट अपना गियर लेकर स्मृति के पास पहुंच गया। उन्होंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई लाइट नज़र आ रही थी, ना कोई ऐसा निशान नज़र आ रहा था, ना कोई ऐसी साइन नज़र आ रहा था कि अंदर कोई है। फिर उन्होंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उस घर को देखकर समझ में आ रहा था कि बहुत वक्त हो चुका है यहाँ पर किसी भी इंसान का यहाँ पर बसर नहीं हुआ है, क्योंकि इस घर में हर चीज़ पे धूल थी, हर चीज़ बिखरी पड़ी थी, और घर में हर तरफ के ऐसे निशान थे कि पता लग रहा था कि यहाँ पर बहुत वक्त से कोई इंसान नहीं आया है। खैर, इस वक्त उनकी नीड थी कि वो किसी शेल्टर में जाएं, तो वो अंदर गए। स्मृति ने अपना मोबाइल फ़ोन की टॉर्च ऑन करके उल्टा करके ज़मीन पर रख दिया, बिकॉज कुछ और उसको जगह नज़र ही नहीं आई। उस वक्त उसने अपनी विंड शीटर उतारी जो भीग चुकी थी बिल्कुल, उसको साइड में रखा। दीपांकर ने भी अपनी विंड शीटर उतारी और उसने बोला कि हमें कपड़े चेंज कर लेने चाहिए ताकि जैसे ही बारिश रुके हम यहाँ से निकल सकें, नहीं तो हमें ठंड लग जाएगी, हम बीमार पड़ सकते हैं। दीपांकर का आइडिया ये था कि यहाँ से दोलाल घाट, जहाँ उनका गेस्ट हाउस है, तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट की दूरी पर होगा। तो जैसे ही बारिश रुकेगी, मौसम ठीक होगा, वो बाइक पर बैठेंगे और फ़ौरन के फ़ौरन अपने वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन दोनों ही तैयार नहीं थे उस चीज़ के लिए जो वो इस घर में, इस घर की वजह से फेस करने वाले थे। स्मृति और दीपांकर अब घर में घुस चुके थे। घर में घुसने के बाद दीपांकर को रियलाइज हुआ कि ये घर थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही डार्क है, शायद उससे ज़्यादा डार्क जितना बाहर है रात होने के बावजूद। लेकिन इस वक्त इन दोनों के पास कोई चारा भी नहीं था। दोनों ने एक एक करके अपने कपड़े चेंज किए, और जब स्मृति अपने कपड़े चेंज कर रही थी
तो उसने पहली बार लाइट उसकी तरफ से हटाई मोबाइल की और घर को चारों तरफ से देखने लगा। घर में आने के बाद इस वक्त पहली बार था कि वो घर के स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसको समझ में आया कि इस घर में कुछ ऐसे साइंस हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि कुछ लोग, शायद फैमिली, यहाँ कभी रहा करती थी। कुछ शेल्फ बने हुए हैं, उस पर कुछ पुरानी चीज़ें रखी हैं जो शायद छोड़ दी गई। फर्नीचर कुछ नहीं है, लेकिन ये घर जो है लोकल लकड़ी और पत्थर के स्ट्रक्चर से बना हुआ है। शायद किसी गांव का पार्ट था। उससे उसको याद आया कि एटलीस्ट वो जाकर समझने की कोशिश तो करे कि ये इलाका कौन सा है, आसपास क्या है। इस घर के आसपास शायद कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी जगह दिख जाए जिसमें उसको ह्यूमंस दिख जाएं, लोग दिख जाएं, वहाँ जाके बात कर सके। तो वो घर के मेन डोर जहाँ से वो घुसे थे उसको खोल के बिल्कुल एज पे आके खड़े होके और बाहर झांक कर देखने लगा। जब उसकी आंखें थोड़ी अंधेरे में एडजस्ट हुई तब उसको समझ में आया कि इस घर के आसपास कोई स्ट्रक्चर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उसको लाइट नज़र आए या ऐसी कोई साइन नज़र आए कि वहाँ पर लोग हैं। ये घर शायद किसी हिल टॉप पर है, क्योंकि उसको नीचे हाईवे दिख रहा है जो कि अंधेरे में बहुत हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है। जब कोई गाड़ी या कोई चीज़ वहाँ से पास होती है तब। आसपास दूसरे हिल टॉप्स पर कुछ स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल बंद पड़े हैं। जब वो गौर से देखता है तब उसको समझ में आता है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स टूटे हुए हैं। तब उसको याद आता है कि अब से 2 साल पहले 2015 में नेपाल में एक बहुत सिवियर अर्थक्वेक आया था, क्लोज टू अबाउट 7.9 रिक्टर स्केल पे, जिसने नेपाल को काफ़ी हद तक तहस नहस कर दिया था, तबाह कर दिया था। शायद ये स्ट्रक्चर्स भी उसी के तबाही में के लपेट में आए थे। 2017 में भी नेपाल उस तबाही से अभी रिकवर कर ही रहा था, पूरी तरह रिकवर हुई भी नहीं था। और शायद इस घर में रहने वाली फैमिलीज़ भी, इन स्ट्रक्चर्स में रहने वाली फैमिलीज़ भी रातों रात अपना घर छोड़कर यहाँ से गई थी। दीपांकर ये सब देख ही रहा था कि अचानक से पीछे से एक हाथ आके उसके कंधे पर रखता है। वो एकदम से डर जाता है। पीछे स्मृति खड़ी होती है। अरे यार स्मृति, तुम तो हार्ट अटैक दे दोगी यार, ऐसे मत करो, शट अप यार। कहाँ हैं हम, कुछ पता लगा? कुछ नहीं पता लग रहा यार, भूख भी लग रही है। वेट, मेरे पास कुछ प्रोटीन बार्स है दीपांकर। ये बोलते हैं और दोनों वापस उस जगह पर आते हैं जहां पर उन्होंने बैग्स रखे थे। अभी कुछ देर पहले ही यहां पर थे। बैग्स रखकर चेंज कर कर दोनों दरवाजे की तरफ थे, लेकिन अब जब वापस उस स्पॉट पर आए हैं तो वो स्पॉट पहले से ज़्यादा कोल्ड है। इतना कोल्ड कि स्मृति को अचानक से गूज़बम्स आ जाते हैं और वो अपना हाथ ऐसे रब करने लगती है। दीपांकर बोलता है, अचानक से इतनी ठंड क्यों हो गई? हाँ पता नहीं दीपांकर, बहुत ज़्यादा एकदम से कोल्ड है। दीपांकर बोलता है, शायद कहीं से हवा आ रही है जो हमें दिख नहीं रहा। दीपांकर उस घर को इधर उधर से देखने लगता है आगे, कि कहीं से तो पता लगे कि कहाँ से ऐसी हवा आ रही है कि अचानक उसी स्पॉट पर जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले थे एकदम से टेम्परेचर बहुत डाउन लग रहा है। स्मृति झुककर प्रोटीन बार ढूंढने लगती है बैग में, और दीपांकर इस वक्त ये देखने की कोशिश कर रहा है कि हवा कहाँ से आ रही है, और दोनों को बहुत ठंड लग रही है। अचानक वो प्रोटीन बार ढूंढ रही है और वो देखते देखते अचानक उसकी नज़र पड़ती है स्मृति पर। स्मृति झुककर प्रोटीन बार ढूंढ जरूर रही थी, उसका हाथ अभी भी बैग के अंदर है, लेकिन उसकी नज़र इस वक्त कहीं और है। वो अपना सर उठा के हल्के से घर के एक कोने पर टकटकी मारकर देख रही है। शायद उसको कुछ नज़र आया है। स्मृति, क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, प्रोटीन बार यहीं तो रखे थे, कहाँ चले गए? वॉट हैपेंड स्मृति, आर यू ओके? हाँ, अरे कुछ नहीं, मैं बस ढूंढ रही थी। ठीक है, लीव इट, अगर नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं। प्रोटीन बार तो नहीं मिले, लेकिन उसने टाइम देखने के लिए जब अपना फ़ोन निकाला तब उसको समझ में आया कि उसकी बैटरी सिर्फ 5% रह गई है,
जो कि उसके हिसाब से अभी कम से कम 15-20% होनी चाहिए थी जब वो लास्ट स्टॉप से निकले थे उस वक्त से अब तक। लेकिन 5% किसी वजह से शायद हो गई होगी, टॉर्च चलाई थी इसलिए से हो गया हो जाता है। दीपांकर इस वक्त घर में ये ढूंढ रहा है कि कहाँ बैठा जा सकता है, कहाँ पर थोड़ा रेस्ट किया जा सकता है, लेकिन उसको एक बात बॉदर कर रही है। स्मृति 100% उसके हिसाब से घर के किसी कॉर्नर में ही देख रही थी, और वो इतना साथ में ट्रैवल कर चुके थे, ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके थे कि दीपांकर को पता था कि स्मृति कब कैसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करती है। इसलिए वो वापस उसने स्मृति से पूछा, स्मृति व्हाट हैपेंड, क्या प्रॉब्लम है, सब ठीक तो है? स्मृति ने बोला, दीपांकर मैं एक्चुअली पता है थोड़ी सी डर गई थी। आई थॉट, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ कॉर्नर में कोई मूवमेंट हुआ है, पर मेरे वहाँ का वहम भी हो सकता है। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो। हम हैं कहाँ, वेयर आर वी? जब स्मृति ने ये क्वेश्चन किया तब दीपांकर ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला। जीपीएस की लोकेशन, जीपीएस के हिसाब से लोकेशन देखने के लिए वो एग्जैक्टली है कहाँ, और यहाँ से उनको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा। लेकिन सिग्नल ज़ीरो थे, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस वक्त दीपांकर के मोबाइल की बैटरी भी सिर्फ 2% रह गई थी, जो कि उसको यकीन था कि जब वो लास्ट स्टॉप से निकले थे तब 85% बैटरी थी। 85% से अब इस वक्त एकदम से 2% रह जाना, ये क्लोज टू इम्पॉसिबल था। आप कितने भी ऐप्स चला लीजिए, कितना भी आप लगातार मोबाइल चला लीजिए, रील्स देख लीजिए, टॉर्च जला लीजिए, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी ड्रेन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बैटरी इतनी जल्दी इतनी कम कैसे रह गई। उसने फटाफट सारी ऐप्स बंद करी, मोबाइल की टॉर्च बंद करी ताकि बैटरी थोड़ी सेव हो सके। और फिर इसमें उसने स्मृति को बताया कि यार मेरे मोबाइल की बैटरी सिर्फ 2% रह गई है, अब इस वक्त हाउ कैन वी लीव? स्मृति, तुम्हारे मोबाइल की बैटरी कितनी है? तब स्मृति बताती है 5%। अब इस वक्त दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। स्मृति चाहती है कि वो यहाँ से जल्दी निकल जाए, चाहता दीपांकर भी है, लेकिन जब वो दोनों घर के एज पर, दरवाजे पर खड़े होकर बाहर के मौसम को देखते हैं तो मौसम और बिगड़ चुका है। विजिबिलिटी बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो है। आसपास के पेड़ों से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, पानी की, बारिश की। मडी रास्ता जिससे वो आए थे वहाँ पर पानी बह रहा है बहुत तेज़। तो इस वक्त इस हालात में बाइक चलाकर इस मडी रास्ते से निकलकर हाईवे पकड़ना, ज़ीरो विजिबिलिटी में दूसरी डेस्टिनेशन पहुंचना नामुमकिन है। इस वक्त उन दोनों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो इस अंधेरे, बंजर, आधे टूटे हुए घर में थोड़ी देर और रुकें। स्मृति और दीपांकर इस वक्त घर के दहलीज पर खड़े हैं, बाहर बारिश को और तेज़ होते हुए देख रहे हैं, अपनी बाइक को भीगते हुए, ड्रेंच होते हुए देख रहे हैं, रास्ता ख़राब होते हुए देख रहे हैं, और एक दूसरे की तरफ देख के सिर्फ इतना पता है कि अभी यहाँ सर जा भी नहीं सकते। आउट ऑफ हैबिट दीपांकर ने अपना मोबाइल निकाल के टाइम देखने के लिए उस पर टैप किया। टाइम हो रहा था 9:30 रात के। दीपांकर एकदम से हैरान हो गया कि उसको पता कैसे नहीं लगा कि इसी दहलीज पर खड़े खड़े 1.5 घंटा गुजर चुका है, क्योंकि जब उसने लास्ट टाइम अपना मोबाइल बैटरी चेक करने के लिए देखा था तब 8 बज रहे थे। अब एकदम से 9:30 बज गए। यानी कि उनको इस घर में, जो कि घर कहलाने शायद लायक भी नहीं है, इस जगह पर उनको 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। इस घर में, इस जगह पर टाइम स्लिप हो रहा था क्या? इतनी जल्दी कैसे बीत रहा है? ये बात हैरान करने वाली थी, लेकिन दीपांकर के पास पर कोई चारा नहीं था। दोनों अंदर आए और एक ड्राई जगह देखकर बैठ गए, एक दूसरे से बिल्कुल लगकर। दोनों के कंधे टच कर रहे थे। स्मृति ने दीपांकर का हाथ पकड़ रखा था कस के। दोनों की उंगलियां एक दूसरे में लॉक हुई हुई थी, और स्मृति उसके कंधे पर हल्का सा सर टिकाकर बैठी हुई थी। प्रोटीन बार फाइनली मिल गया था।
लेकिन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको खोल के खा सके, क्योंकि जैसे भूख सी मर गई थी। बारिश गिरने का साउंड छत पर एक बहुत अरसे से आ रहा था, तो अब वो ऐसा बन गया था जैसे पार्ट हो, एक साउंड जो आप सुनते हो उसका, तो एक वो कुछ ऑड नहीं लग रहा था। लेकिन उसी साउंड के बीच एक एक्स्ट्रा साउंड अचानक से आनी शुरू होती है। टप टप टप, फिर पॉज, फिर टप टप टप। 3 बार ये टप की साउंड आती, फिर पॉज होता, फिर अचानक से एकदम से 3 बार होती, फिर पॉज होता। एक रिदम में ये साउंड शुरू हो गई थी, जैसे कि किसी चीज पर पानी की बूंदें गिरने की आवाज नहीं है। कोई ऐसी आवाज है जो डेलिबरेटली कोई कर रहा हो, कोई चीज कर रही हो, या कोई इंसान कर रहा हो, या कुछ और कर रहा हो। ये साउंड इतनी लाउड हो गई थी कि इस वक्त दीपांकर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ये साउंड है किस चीज की, कि अचानक स्मृति की नजर छत की तरफ गई और उसके मुंह से डरते हुए कुछ अल्फाज निकले। दीपांकर, व्हाट द हेल इज दैट? दीपांकर ने पहले स्मृति की तरफ देखा, फिर उसने उसकी नजरें फॉलो करी जहां स्मृति देख रही थी। वहां नजर आया एक काला साया जो खड़ा नहीं था, दीवार पर चिपका हुआ सा था, अपने चारों हाथ पैर पे, जैसे ऑल फोर्स पे वो दीवार पर ग्रेविटी डिफाई करके, सारे साइंस के लॉज डिफाई करके चिपका हुआ हो। कोई फीचर्स ज्यादा नजर नहीं आ रहे थे उसके, काला साया था, शैडो की तरह। एक आंखें सफेद सी थी, अजीब सी, और कुछ बाल जैसे थे जो बहुत लंबे नजर आ रहे थे। और वो साया दीवार पर चारों से चलने लगा, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा, और एक लाउड स्क्रीचिंग साउंड, जैसे आप नाखून गड़ाकर ऐसे स्क्रैच करते हैं तब आती है ना, वैसी आवाज आने लगी। और दोनों एकदम सन से हो गए, एकदम पॉज हो गए, एकदम फ्रीज हो गए। उसकी हाथ की ग्रिप स्मृति की और टाइट हो गई थी, और उसको देखकर उसकी एक हल्की सी चीख भी निकली थी स्मृति की। और दीपांकर जैसे एकदम इतना फ्रीज हो गया था कि वो मूव भी नहीं कर पा रहा था अपने, ना हाथ ना पैर ना मुंह, कुछ मूव नहीं कर पा रहा था। और बस उस एंटिटी को, उस साए को वो अपने और करीब और करीब और करीब आते हुए देख रहे थे। जैसे जैसे वो साया उनके करीब आ रहा था, वैसे वैसे उनका डर बढ़ता चला जा रहा था। दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं, सांस आनी बंद हो गई थी। स्मृति को उल्टी आ रही थी उसकी सांस बंद होने की वजह से। एंजाइटी, फियर, सारी फीलिंग्स उनके अंदर आ गई थी। जब इतना ज़्यादा ट्रॉमा, इतना ज़्यादा फियर होता है तो इंसान का दिमाग बिल्कुल शट हो जाता है। एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। शायद दीपांकर के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि वो इससे पहले कि उसकी तरफ, उस एंटिटी की तरफ देखता, उसकी नज़र जब स्मृति पे पड़ी थी तो स्मृति की आंखें ऊपर चढ़ गई थीं। स्मृति की आंखों में प्यूपिल नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ वाइट वाइट सा नज़र आ रहा था। वो इस चीज़ को देखकर इतना और डर गया कि शायद वहीं फेंट हो गया, बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो बहुत डिसोरिएंटेड सा था, उसकी बॉडी एकदम से झटके से ट्विच करी और उसकी आंख खुली, और वो चारों तरफ देखकर पहले तो ये समझने की कोशिश करता रहा कि वो है कहाँ। बस इतना था कि हल्की सी रोशनी अब बाहर से आ रही थी, यानी कि इस वक्त सुबह होनी शुरू हो गई थी। जब वो बिल्कुल लो बैटरी वाले पावर मोड पे चलने वाले मोबाइल पे उसने टाइम देखा अपनी आंखें मलते हुए, तो सुबह के 4:15 बज चुके थे। सुबह के 4:15, और स्मृति अभी भी कहीं उधर दूसरी तरफ आंखें बंद करके पड़ी हुई थी।
जब उसने स्मृति को देखा तो एकदम से उसकी आंख खुली, उसने आंखें रब करी, स्मृति की तरफ गया, स्मृति को उठाने की कोशिश करी। स्मृति हल्की सी उठी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे स्मृति बहुत ज़्यादा थकी हुई सी है, बहुत बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे वीक सी है, और उससे उठा नहीं जा रहा। और उसको उस वक्त बुखार भी लग रहा था, उसका बदन तप रहा था। तकरीबन 100-101 बुखार होगा उस वक्त उसको। इस वक्त दीपांकर को लगा कि अब क्योंकि बाहर बारिश और तूफान रुक चुका है तो इसी वक्त इसको निकलना चाहिए, इससे पहले कि दोबारा शुरू हो, इससे पहले और देर हो और स्मृति की तबीयत और ख़राब हो। उसको स्मृति को लेकर निकलना पड़ेगा। किसी तरह से उसने सहारा देके स्मृति को उठाया, अपने साथ बाहर लिया, जैसे तैसे सामान समेटा, दोनों के बैग अपने ही कंधे पर टांगे, बाइक की तरफ गया। किसी तरह से स्मृति को सहारा देके बाइक पर बिठाया, खुद बैठा, पीछे अपना बैग टांगा, आगे उस स्मृति का बैग टांगा और स्मृति को अपने ऊपर लीन करा लिया, उसका सर अपने कंधे पर रख लिया और उसके हाथों को ऐसे टाइट करके किसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता उस मडी रास्ते से उसने बाइक निकालने की कोशिश करी। धीरे 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 वो हाईवे पर आया। हाईवे पर आकर वो सोचने लगा कि उनके साथ हुआ क्या। लेकिन जिस वक्त लास्ट उसने टाइम देखा था, उसके बाद जो उन लोगों ने देखा था, वो एंटिटी या वो साया जो भी था, उसके बाद से लेकर अब तक के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये उसको बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। जैसे एक ज़िंदगी में गैप सा आ गया था जिसमें उसको पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है। खैर, वो उस वक्त वहाँ से ड्राइव करके सिर्फ इस फिराक में था कि उसको कहीं से फार्मेसी मिल जाए, कहीं से डिस्पेंसरी मिल जाए और वो इस स्मृति के लिए दवाई ले सके, उसको दिखा सके। कि अचानक उसको कुछ देर आगे चलते ही, तकरीबन 15 मिनट आगे गया होगा, उसको एक शटर दिखता है जिस पे एक बड़ा सा रेड क्रॉस बना हुआ है, जैसे अक्सर पुराने क्लिनिक्स के शटर के बाहर बना होता था। वो वहीं एकदम शटर देख के बाइक अपनी स्क्रीच करके रोकता है, स्मृति को संभालता है, स्मृति को वहीं बाइक पे बैठने को बोलता है। स्मृति अवेक है लेकिन इतनी नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक हो, हल्की सी झूम रही है, हल्का सा बेहोशी का आलम है और इस बेहोशी के आलम में कुछ बड़बड़ा रही है। जो वो बड़बड़ा रही है वो ऐसा साउंड कर रहा है जैसे कोई लैंग्वेज हो, लेकिन दीपांकर के समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। ना तो इंग्लिश बोल रही है, ना हिंदी बोल रही है, ना वो इंग्लिश बोल रही है। कोई ऐसी चीज़ बोल रही है जो दीपांकर के समझ से बिल्कुल बाहर है, लेकिन कंटिन्यूसली कुछ मर्मर कर रही है। वो लैंग्वेज टाइप का लग रहा है, जैसे कुछ बोल रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। खैर, इस वक्त इसके लिए स्मृति की तबीयत ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी था। उसने शटर पे ज़ोर ज़ोर से हाथ मार के उठाने की, किसी को बुलाने की कोशिश करी। कोई है, प्लीज़ इमरजेंसी है, दरवाज़ा खोलो करके उसने करता रहा। काफ़ी देर बाद शटर उठा, अंदर से एक अटेंडेंट आंखें मलता हुआ बाहर निकला। इस वक्त तकरीबन 5:15 के आसपास हो चुके हैं और उस वक्त आंखें मलता हुआ अटेंडेंट निकला। उसने दीपांकर ने सारी चीज़ उसको बताई कि तबीयत ख़राब है, इसको बुखार हो रहा है, इसको इमरजेंसी है, हमें आगे जाना है, वगैरह वगैरह। उन दोनों को अटेंडेंट ने अंदर किया। अंदर क्लिनिक के जाते ही पहले स्मृति को एक चारपाई पे लिटाया गया, जो एक फ्लिकरिंग ट्यूबलाइट के नीचे रखी हुई, जैसे पुराने ज़माने के क्लिनिक होते थे जिसका शायद मरम्मत ही नहीं हुई, जिसमें मरीज़ भी शायद उसी एज के आते हैं पुराने। उसमें जो ट्यूबलाइट लगी थी उसके नीचे एक चारपाई थी, वहाँ पे स्मृति को लेटाया और अपनी जैकेट उसने उतार के साइड में रखी। जब जैकेट उतार के रखी और अपने जूते उतार के और चीज़ें संभालने लगा, तब अटेंडेंट को नज़र आया कि दीपांकर के चेस्ट पर टी शर्ट फटी हुई है और उसके चेस्ट पर 3 ऐसे थ्रोट से नीचे जाते हुए निशान है, जैसे किसी ने स्क्रैच किया हो, और इतनी ज़ोर से कि टी शर्ट भी उन स्क्रैच के साथ 3 ही जगह से फटी है। जब अटेंडेंट ने ये देखा तो उसने बोला कि ये क्या हुआ, लेकिन दीपांकर के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। उसको जेन्युइनली याद नहीं था कि ये कब कैसे लगे, लेकिन इस वक्त स्मृति की तबीयत ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी था। और उसने अटेंडेंट से बोला कि आप उस पर ध्यान दो, ये मुझे नहीं पता कैसे लगे, इसको बाद में ध्यान देना। अटेंडेंट ने उस स्मृति की नब्ज़ चेक करी, उसका थोड़ा बुखार चेक किया, फिर उसने बोला मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाता हूँ। वो अंदर गया, कहीं थोड़ी देर बाद वापस आया। उसके पीछे से डॉक्टर साहब भी आए।
जो कि शायद वहाँ के लोकल डॉक्टर हैं, थोड़े से ऑन द प्लम साइड आए, अपना स्टेथोस्कोप गले में लटका हुआ, आके स्मृति को चेक किया, सब कुछ किया। पीछे उनके एक साहिबा आ रही थी, जो शायद देखने पर ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर साहब की कोई लगती हैं, क्योंकि बड़ी कॉन्फिडेंटली वो वॉक कर रही थी, बड़ी ड्रेस्ड अप थी। इन तीनों में शायद सबसे ज़्यादा ड्रेसअप वही थी जो शायद अर्ली मॉर्निंग उठने वालों में से थी। एकदम अंदर आई, उन्होंने पहले इन दोनों को गौर से देखा, फिर वो देखा, फिर डॉक्टर के साथ वो डॉक्टर से डिस्कशन करने लगी और स्मृति का इलाज शुरू हुआ। स्मृति को पेन रिड्यूस करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी गई, एक आईवी लगाया गया ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो, और फिर अटेंडेंट उसके घाव, दीपांकर के घाव क्लीन करने उसके पास पहुंचा। उसके घाव वो क्लीन कर रहा है, इधर डॉक्टर और वो साहिबा जो हैं, उनकी शायद वाइफ थी डॉक्टर की, वो स्मृति को चेक कर रही हैं। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं। वो दीपांकर से फिर पूछता है कि तुम्हें बिल्कुल याद नहीं, ये कैसे लगे? उसने बताया कि वो कैसे रात को एक बस उसको इतना पता याद है कि वो तूफ़ान में फंसे थे। तूफ़ान में, क्योंकि वो बाइक पे हैं, ऐसे तूफ़ान में बाइक चलाना आसान नहीं होता, तो वो सहारा ढूंढने में और जगह ढूंढने की वजह से एक हिल टॉप पे एक मकान था टूटा हुआ सा, उसमें उन्होंने रात बिताई है। वो तकरीबन 15-20 मिनट पहले पड़ता है यहाँ से। जब उसने ये बताया तो डॉक्टर और उनकी वाइफ दोनों के हाथ कुछ सेकंड के लिए पॉज हो गए, और यहाँ अटेंडेंट भी सफाई करते करते एकदम से रुक गया। उधर डॉक्टर की वाइफ एकदम से हल्की आवाज़ में, दबी आवाज़ में बोली, वो गांव तो नहीं जो थोड़ा रोड से हटके आता है, जिसमें कई सारे हिल टॉप पे छोटे छोटे मकान हैं? जैसे ही दीपांकर ने इसका जवाब हाँ में दिया, इधर अटेंडेंट और उधर उन दोनों ने मुड़ के एक दूसरे को देखा। वो लुक ऐसा था जैसे ये लोग कुछ जानते हैं लेकिन ना शेयर करना ही मुनासिब है। दीपांकर शायद ध्यान भी नहीं देता, लेकिन दीपांकर ने ध्यान दिया। दीपांकर को ये थोड़ा अजीब लगा। ऐसा क्या था जो वो शायद बताना नहीं चाहते थे? इससे पहले कि दीपांकर उनसे पूछता कि वो क्या छुपा रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, डॉक्टर और उनकी वाइफ जो वहाँ पर थे वो शायद कुछ लेने या कुछ काम करने अंदर चले गए। अभी इस वक्त अटेंडेंट अकेला था। जब वो दोनों चले गए तब अटेंडेंट ने थोड़ा सा लीन होके उसको आहिस्ता से बताया दीपांकर को, देखो इसका ये वाला इलाज तो यहाँ हो गया है, लेकिन इसका असली इलाज होना भी बाकी है। जैसे ही लड़की ठीक हो जाए, चलने लायक हो जाए, इसको यहाँ से लेके निकलो और सीधा पलन चौक भगवती मंदिर जाओ, जो यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पर है, तो लाल घाट से जस्ट पहले। इसका सही इलाज वहीं हो सकता है। वहाँ ऐसे इलाज होते हैं, ख़ास तौर से औरतों के। इलाज मतलब जितना कहा जा रहा है उतना करो, क्योंकि अब इसका सही इलाज वहीं हो सकता है। क्योंकि स्मृति को आईवी लगाने के बाद, दवाइयाँ देने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए डॉक्टर ने और सब ने बोला, तो वो वहीं पड़ी कुर्सी पर दीपांकर भी बैठ गया, और वो भी इतना थका हुआ था कि वहाँ बैठे बैठे उसको भी नींद आ गई। तकरीबन 2-2.5 घंटे वो वहाँ पर सोया, लेकिन उसकी एकदम से डर की आँख खुली, क्योंकि उसने सपने में अपने आप को फिर से उसी घर में, उसी जगह पर बैठे पाया, लेकिन इस बार वो सपने में अकेला था। जब उसने पलट के साइड में देखा था तो स्मृति वहाँ नहीं थी, लेकिन उसने जब ऊपर छत पे देखा उसी घर में, तो उस साए की जगह इस वक्त स्मृति नजर आई। ये देखकर अचानक से उसकी आंख खुली और वो घबरा के उठा। उसने देखा, उसने जब उसका ध्यान वापस आया तो उसने देखा स्मृति चारपाई पर लेटी हुई है, उसकी आईवी लगी हुई है, वो आराम से सो रही है। थोड़ी देर बाद स्मृति उठी, वो बेहतर फील कर रही थी, उसका फीवर थोड़ा डाउन था, और तब वहाँ के अटेंडेंट को पैसे वैसे देकर वहाँ से निकल रहा था, तो अटेंडेंट ने फिर उसको एक बार इशारा किया, भूलना मत जो बताया है। किसी तरह से उस स्मृति को बाइक पे बिठा के, सामान खुद लाद के, उसका सर अपने कंधे पे रख के, उसकी ग्रिप अपने कमर पे बना के वो वहाँ से निकल पड़ा। स्मृति पहले से बेहतर थी, लेकिन अभी भी बीच बीच में कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी। और उसको जब गौर से वो सुन रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था ये शायद
नेपाली लैंग्वेज में कुछ बड़बड़ा रही है। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसा था? स्मृति को तो नेपाली नहीं आती थी, पहली बार वो इसके साथ नेपाल आ रही थी, इससे पहले कोई इनका राब्ता नहीं रहा यहाँ पर। ये बड़ी अजीब बात थी। इस वक्त उसको सिर्फ इतना जहन में था कि मंदिर जल्दी से जल्दी पहुँचना है। वो किसी तरह से मैप का यूज़ करके लोगों से पूछ के मंदिर की दहलीज पर खड़ा था। बाइक पार्क करी, स्मृति को उतारा, सहारा देकर मंदिर के अंदर गया। जब मेन एंट्रेंस मंदिर की जहाँ से थी वहाँ पहुँचा और जूते वूते उतार के अंदर एंटर ही हो रहा था, सामने जो पंडित जी पूजा कर रहे थे उन्होंने पलट के इन दोनों की तरफ देखा। उन पंडित जी को देख के समझ में आ रहा था कि बहुत वक्त से शायद यहाँ पर हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी अच्छी खासी लग रही थी। वो चलते हुए इन दोनों की तरफ आए और इससे पहले कि दीपांकर उनको कुछ बताता, वो एकदम से स्मृति की तरफ देखा। पहले उन्होंने स्मृति की आंखें देखीं और उन्होंने दीपांकर की छाती के घाव जिसकी पट्टी यहाँ से विजिबल हो रही थी वो देखी। उन्होंने ये देखा कि स्मृति बड़बड़ा रही है कुछ, और फिर उन्होंने एकदम से बोल पड़े, कहीं तुम लोग उस गांव से तो नहीं आ रहे जो एक हिल टॉप पर है? ये बोलना था और दीपांकर ने एकदम से एक हैरानी वाला एक्सप्रेशन दिया और एकदम से, आपको कैसे पता? कुछ मत बोलो, बस अंदर आओ जल्दी से। वो स्मृति को लेकर अंदर पहुंचा। स्मृति को वहाँ पर उन्होंने एक बेंच से लगा हुआ था बड़ा सा, उस पर लिटाया। उनके आसपास के दो और उनके जो सहायक थे वो आए। उन तीनों ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। स्मृति का हाथ पकड़ के उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े। फिर जो बाकी दो थे वो मूर्ति के सामने पूजा कर रहे थे और ये पंडित जी जो हैं वो स्मृति का हाथ पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर पंडित जी दीपांकर की तरफ आए, दीपांकर को बुलाया उन्होंने अपने पास, कुछ एक प्रसाद दिया उसको, वो खाने को बोला। स्मृति इस वक्त थोड़ी सी होश में आ गई थी, उसको स्मृति को भी वो प्रसाद दिया गया। स्मृति ने भी वो खाया और अगले 1.5-2 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा, जिसमें वो मंत्र पढ़ते रहे, उस स्मृति का हाथ पकड़ते रहे, कभी दीपांकर का हाथ पकड़ते, कभी स्मृति का हाथ पकड़ते, कभी दोनों का हाथ पकड़ते। और वो तीनों मंदिर के जो पुजारी थे वो शिद्दत से अगले 2-2.5 घंटे पूजा करते रहे, गंगा जल इन पर छिड़कते रहे, पूजा करते रहे, गंगा जल छिड़कते रहे। तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद स्मृति जैसे फिर से एक ऐसे ट्रांस मोड में चली गई जैसे वो बेहोश होने वाली है, लेकिन फिर उसको अचानक एकदम से बेहतर फील होने लगा और उसमें एकदम से उसने दीपांकर का बड़े प्यार से नाम लिया। दीप हम कहाँ हैं? तुम्हें याद है ना कल रात क्या हुआ था? वहाँ से यहाँ कैसे आए? जब उसने ये बोला, इसका मतलब दीपांकर को समझ में आ गया कि अब स्मृति वापस उसकी स्मृति है। जब पंडित जी ने भी उसका हाथ पकड़ के कुछ आंखें बंद करके मंत्र पढ़ा और उनको यकीन सा हो गया कि अब स्मृति ठीक है, तब उन्होंने उन दोनों को सामने बिठाया। पहले तो उनको मंत्र बताए कि उनको यहाँ से जाने के बाद भी ये क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पूजा करनी है, कुछ टाइम तक उनको ये करना था। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि वो दोनों दीपांकर और स्मृति पहले ट्रैवलर्स नहीं हैं जो इस मंदिर में इलाज कराने आए हैं, क्योंकि उस घर में, उस गांव के घर में जो भी शरण लेता है उसके साथ ऐसा ही होता है, और जो टाइम पर इस मंदिर में आ जाता है उसका इलाज हो जाता है। लेकिन कुछ लोग बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो टाइम पर मंदिर नहीं आ पाते। उस घर की एक कहानी है, उस घर के पीछे जुड़ी एक हिस्ट्री है, वो पंडित जी ने उनको बताई। हिस्ट्री ये है कि तकरीबन 90 के दशक में वहाँ एक 40-41 साल की एक औरत रहा करती थी, गौरी देवी। गौरी देवी को उस गांव के एक बड़े अपर कास्ट घर के एक अपने से तकरीबन 10-12 साल छोटे लड़के से प्यार हो गया था। गौरी एक विडो थी और अकेली रहती थी। उसको जब उस लड़के से प्यार हुआ और ऑब्वियसली उस लड़के ने भी रेसिप्रोकेट किया, तो उन दोनों का वहाँ पर एक तरह से अफेयर हुआ। लेकिन ये बात गांव के किसी भी शख्स को, ख़ास तौर से उस लड़के के घर वालों को हजम नहीं हुई। उन लोगों ने गौरी पर इल्ज़ाम लगाया कि ये औरत विच है, एक चुड़ैल है,
जिसने इनके बेटे पर, उस लड़के पर जादू कर दिया है, और उस जादू की वजह से ही वो लड़का इस औरत का दीवाना हो गया है। ये कहकर उन्होंने उस औरत को उसके ही घर से बाल पकड़ के, उसके खींच के उसको बाहर निकाला था। उसको सबके सामने गांव के बीच ले जाके मारा था। उसको बेल्टों से मारा, डंडों से मारा, जब तक कि वो बिल्कुल बेहाल नहीं हो गई। उसको इंसानी मल खिलाया गया सबके सामने। उसकी इतनी बेइज्जती करी गई, उसको इतना बेहाल कर दिया गया कि वो औरत जीते जी शायद उसी वक्त मर गई थी। उसको इसी हाल में पूरे गांव में परेड कराया गया ताकि सबके लिए सबक बने, और फिर उसको उसी के घर में बंद कर दिया गया। वो घर जिसमें उसने दम तोड़ दिया। वो लोग जो इतने साल से उस गांव में रह रहे थे, उसके आस पड़ोस के थे, उन सब ने उसको डिस्कार्ड कर दिया था। सब ने बात मान ली थी कि वो एक चुड़ैल है, और उसके घर ना तो कोई जाता था और ना ही उससे कोई बात करता था। धीरे धीरे वो औरत इतनी ज़्यादा ज़िल्लत का शिकार हो गई कि उसने शायद ख़ुद को ही मार लिया। ये भी हो सकता है कि वो कैसे मरी किसी को पता ही नहीं, क्योंकि कुछ टाइम बाद उस औरत की लाश उस घर से मिली थी। कहते हैं कि उसके बाद उस गांव का कभी कुछ भला नहीं हो सका, क्योंकि उस औरत ने शायद उस गांव को एक श्राप दिया था कि उस गांव में अब कोई फल फूल नहीं सकेगा। और उस साल के बाद से वो गांव से बर्बाद ही होता चला गया। एक एक करके घर घर में या तो डेथ होती थी या कोई चला जाता था, कुछ ना कुछ हो सकता, फसल बेकार हो जाती थी। वो घर, वो अपर क्लास फैमिली जिसका वो लड़का था, वो तो फैमिली इस तरीके से बर्बाद हुई कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद साल दर साल उनके घर में कई डेथ हुई, और फिर वो इवेंचुअली वो गांव छोड़कर चले गए। इस तरीके की हालत उस गांव की हो गई थी कि कुछ साल बाद उस गांव में एक भी इंसान नहीं बचा था, और 2015 में रही सही कसर उस अर्थक्वेक ने, ज़लज़ले ने पूरी कर दी थी। वो गांव वैसे भी अर्थक्वेक से पहले ही बर्बाद था, और अर्थक्वेक के बाद बिल्कुल उसका जैसे नामो निशान मिट गया। लेकिन कहते हैं उस औरत की परेशान आत्मा, उस औरत की बदले से भरी हुई आत्मा आज भी वहाँ पर भटक रही है, और ट्रैवलर्स जब वहाँ पर जाते हैं तो वो वहाँ उनको परेशान करती है, उनको नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि वो आज भी गुस्से में है कि इस गांव में, इस घर में आसपास जो भी आएगा वो उसका दुश्मन है। वो उस शख्स या उन लोगों के बीच का है जिन लोगों ने उसके साथ इतनी बेहुरमती करी थी, और इसीलिए वो किसी को जो भी वहाँ पर शरण लेता है नहीं छोड़ती। पंडित जी ने बताया कि वो लोग लकी हैं कि टाइम पर यहाँ आ गए और स्मृति ठीक है। बस जब स्मृति वाकई ठीक हो गई, सब सही हो गया, पंडित जी ने सब कुछ बता दिया, तो फाइनली उन लोगों ने वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। वो दोनों बाइक पर बैठे। पहले से स्मृति बेहतर थी, उसने टाइट पकड़ रखा था, और वहाँ से चल पड़े। रास्ते में स्मृति ने बताया एक ऐसी बात जो उसने पहले उसको नहीं बताई थी। जब अब स्मृति को सब कुछ उस रात का याद आ रहा था तो उसको एक बात याद आई थी। इससे पहले कि वो फेंट होती या दीपांकर फेंट होता, उसने एक चीज़ सुनी थी। कोई एक ऐसी आवाज़ नहीं थी जिसने दीपांकर का नाम लिया हो, या कोई ऐसी आवाज़ नहीं थी जिसने कोई कुछ करा हो। एक औरत की आवाज़ थी, एक ऐसी औरत की आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जो बहुत थकी हुई महसूस हो रही थी, और उसने बड़े लो टोन में स्मृति के कान में बोला था, उनसे बोलना मैं अभी भी यहीं हूँ और मैं हमेशा यहीं रहूँगी। ये बात सुनकर दीपांकर के जैसे होश छोड़ गए थे। वहाँ से उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो तत्तोपानी नहीं जाएंगे, वापस काठमांडू आ जाएंगे। वो लोग वापस काठमांडू में आए, रेडिसन होटल में रुके, और वहाँ पर जैसा कि दीपांकर ने प्लान किया था, उसने स्मृति को प्रपोज भी किया। वो रिंग जो अपने साथ लेके आया था वो दी उसको। स्मृति ने यस भी बोला। आज दोनों मैरिड हैं, दोनों हैप्पीली मैरिड हैं। लेकिन ये एक रात उन दोनों की ज़िंदगी की सबसे भयानक, सबसे ख़तरनाक और सबसे ट्रॉमेटाइजिंग रात थी, जो शायद वो चाहकर भी कभी भुला नहीं पाएंगे। ये थी स्मृति और दीपांकर की कहानी। आप सुन रहे थे सिर्फ द डर डायरीज पर, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इस कहानी को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, बताइए कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में थोड़ा सा मेरे बारे में, थोड़ा हमारी राइटर मिस अनुश्री बासु के बारे में ज़रूर लिखें कि उनकी राइटिंग कैसी लगी, मेरा नरेशन कैसा लगा। और अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ सबके साथ ये स्टोरी शेयर कर सकते हैं, या तो स्पॉटिफाई का लिंक या यूट्यूब का लिंक, जैसी आपकी मर्ज़ी। सुनते रहिए द डर डायरीज़, मेरे यानी अहमद फराज के साथ।